इंटीग्रेट बायोलॉजी क्लासेस की सीरीज में टॉपिक है भ्रूण की अथवा एम्ब्रियोलॉजी। तो इस टॉपिक पर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराग कोश की दोनों पालियां जुड़ी रहती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होंगी? तंतु द्वारा, पराग कोश द्वारा, संयोजी द्वारा, मध्य त्वचा द्वारा। पराग कोश की दोनों पालियां जुड़ी होती हैं। कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, संयोजी द्वारा। आपको बता दें कि जो पराग कोश होता है जिसे अंग्रेजी में एंथर कहते हैं, तो पराग कोश सामान्यतः दो पालियों से मिलकर बना होता है। सामान्य रूप से दो पालियां या दो लोब्स होते हैं और ये दोनों पालियां एक बांझ ऊतक से पट्टी से जुड़ी होती हैं जिसे संयोजी कहते हैं या कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव और संयोजी परागकोश की लंबाई के साथ साथ चलता है और इसमें संवहनी बंडल होते हैं जो परागकोश को पोषण प्रदान करते हैं। पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। लघु बीजाणु किसमें उत्पन्न होते हैं? लघु बीजाणु कहो, चाहे माइक्रोस्पोर कहो, चाहे परागकण कहो, किसमें उत्पन्न होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पुंकेसर में, अंडाशय में, पुष्पासन में, वर्तिकाग्र में। कौन सा आंसर सही हो सकता है? अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा पहला, पुंकेसर में या स्टामेन में। आपको बता दें कि लघु बीजाणु अथवा माइक्रोस्पोर नरकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है या प्रारंभिक अवस्था है और ये पुंकेसर के अंदर पाए जाने वाले पराग कोश में उत्पन्न होते हैं या एंथर में उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पराग कोश होता है उसके अंदर ही परागकण बनते हैं और पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी या परागपुट होते हैं यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जिनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है। परागकोश का, परागकणों का, बीजांड का, ए और बी दोनों। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। जब तक आप लोग सोच रहे हैं वीडियो को लाइक भी करते रहें क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं करता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, परागकणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटम कोशिकाओं में पाई जाने वाली यूबी संरचना किसके निर्माण में सहायता करती है? कौन सा आंसर सही हो सकता है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टैपिटम कोशिकाओं में पाई जाने वाली यूबी संरचना किसके निर्माण में सहायता करेगी। सोचकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अध्यावरण ढके रहते हैं। अध्यावरण यानी इंटीग्यूमेंट जो ओव्यूल में पाए जाते हैं, तो अध्यावरण किसको ढके रहते हैं? नाभिका को, बीजांडकाय को, बीजांड द्वार को, निभाग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोच कर जवाब दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तब तक की वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, बीजांडकाय को। आपको बता दें कि बीजांड में या ओव्यूल में अध्यावरण नामक सुरक्षात्मक परत होती है या इंटीग्यूमेंट पाया जाता है जो बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे रहता है। चारों ओर से बीजांडकाय वह ऊतक है जो भ्रूण कोश को घेरे रहता है या एम्ब्रियो शय को घेरे रहता है और उसे पोषण प्रदान करता है। पोषण। अध्यावरण बीजांड के अधिकांश भाग को ढकते हैं, अधिकांश भाग को, सिवाय एक छोटे से छिद्र के रूप में जो बीजांड द्वार होता है वो खुला रहता है, बाकी सब बंद रहता है। जहां से परागनलिका प्रवेश करती है, जो बीजांड द्वार होता है वहीं से परागनलिका प्रवेश करती है, बाकी पूरा ढका होता है। इसीलिए यहां पर आंसर सही होगा बीजांडकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है।
क्रियाशील गुरुबीजाणु यानी मेगास्पोर अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित, कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा पहला, अगुणित होता है। आपको बता दें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 हेप्लॉइड गुरु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं। आमतौर पर इनमें से 3 विघटित हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, और केवल एक क्रियाशील रहता है, एक फंक्शनल रहता है, जो बाद में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है या मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड काय एक या 2 आवरणों से ढका रहता है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नाभिक, प्रतिमुख कोशिका, अध्यावरण, ध्रुवीय कोशिका। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि नाभिक क्या है, प्रतिमुख कोशिका क्या है, ध्रुवीय कोशिका क्या है, अध्यावरण क्या है, तो इन सब को मैंने चित्र से समझाया हुआ है। आप जाकर के बीजांड वाला वीडियो देख लीजिए, बीजांड की संरचना वाला, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, अध्यावरण। बीजांड काय एक या 2 आवरणों से ढका रहता है, जिन्हें क्या कहेंगे? अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो बीजांड होता है, बीजांड में बीजांड का एक केंद्र की ऊतक होता है, जो न्यूक्लियस होता है एक केंद्र की ऊतक होता है, और यह 1 या 2 आवरणों से घिरा होता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो अध्यावरण विकसित हो रहे बीजांड और भ्रूण कोश की रक्षा करते हैं, और निषेचन के बाद ये अध्यावरण ही कठोर होकर बीज का आवरण बनाते हैं, सीड कोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद के निभाग की ओर कितनी प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं? जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, उसके निभाग की तरफ कितनी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। हम सभी लोग जानते हैं 3 होंगी, 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। अगर एक प्रारूपिक बीजांड की बात करें तो उसमें 3 प्रतिमुख कोशिकाएं ऊपर की ओर पाई जाती हैं। और आपको बता दें कि बीजांड द्वार सिरे की ओर, जिधर बीजांड द्वार होता है उस ओर 3 कोशिकाएं और होती हैं, जिनमें से बीच वाली अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, और एक केंद्र में केंद्रीय कोशिका भी होती है, जिसे द्विध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? परागनलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में, निभाग में। ध्रुवीय केंद्रक किसमें पाए जाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई आर फाउंड इन। वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, भ्रूण कोश में या इन एम्ब्रियो शैक में। आपको बता दें कि ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि केंद्रीय कोशिका के भीतर पाए जाते हैं, और आमतौर पर ये 2 होते हैं। निषेचन की भूमिका अगर देखी जाए तो निषेचन के दौरान परागनली से आया एक नर युग्मक इन 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना कहलाती है। बीजांड काय के बीच में एक थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, अध्यावरण, नाभिका। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा
पहला भ्रूण कोश कहलाती है? बता दें कि ए सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, यानी भ्रूण कोश। बता दें कि जो बीजांड होता है, बीजांड के बीचों बीच में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे भ्रूण कोश कहा जाता है, और उस भ्रूण कोश के चारों तरफ बीजांडकाय होता है, और इसके बाद अध्यवरण होते हैं। और इसका महत्व क्या है? तो यह भ्रूण कोश ही है जिसमें अंड कोशिका मौजूद होती है जो निषेचन के लिए तैयार होती है, और यह अनावृत पौधों में लैंगिक प्रजनन की केंद्रीय साइट होती है, केंद्रीय साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश किस पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं? जो भ्रूण कोश होते हैं वो किस पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं? बीजांड पर, बीजांडकाय पर, निभाग पर, प्रतिमुख कोशिका पर? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, बीजांडकाय पर। बता दें कि भ्रूण कोश बीजांड के भीतर विकसित होता है और अपने आसपास के ऊतकों से पोषण प्राप्त करता है। बीजांडकाय वह पोषक ऊतक होता है जो भ्रूण कोश को घेरता है और उसे विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है या न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पादपों में नहीं पाया जाता है? जो एक लिंगी पादप होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? स्वपरागण, परपरागण, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी पादपों में क्या नहीं पाया जाता? सभी लोग सोचिए और बताइए। यदि आप लोग परागण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, चाहे वो परपरागण हो, चाहे वो स्वपरागण हो, पर परागण के अंतर्गत चाहे वो वायु परागण हो, जल परागण हो, मृदा परागण हो, हर एक परागण, कीट परागण हो, सब अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, स्वपरागण। आपको बता दें कि इसमें एक लिंगी पादप कहा गया था। तो एक लिंगी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें केवल नर फूल या फिर केवल मादा फूल होते हैं। क्योंकि नर और मादा जननांग अलग अलग फूलों पर होते हैं तो स्वपरागण संभव नहीं होता है, अलग अलग हैं तो स्वपरागण कहां संभव होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण किसमें होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, इनमें से कोई नहीं। स्वपरागण किसमें होगा? तो देखिए इसका आंसर सही होगा बी, द्विलिंगी। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि इसमें उभयलिंगी भी हो सकता है, तो आपको समझाते हैं। देखिए जो स्वपरागण है यह सेल्फ पॉलिनेशन है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। जबकि द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, ऐसे फूल जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही फूल पर मौजूद होते हैं, तो उसमें स्वपरागण अनिवार्य रूप से ऐसे फूलों में होता है। अगर उभयलिंगी की बात करें तो ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं लेकिन वे दोनों फूल एक ही पौधे पर उगते हैं, इस स्थिति में भी स्वपरागण संभव है, जिटोनोगैमी संभव है। बी और सी दोनों दे रखा है तो इसीलिए बी और सी दोनों ही स्वपरागण को संभव बनाते हैं, आप कह सकते हैं। फिलहाल सबसे उपयुक्त आंसर बी होगा, लेकिन इसमें सी भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, मक्का आदि में परागण होता है? गेहूं, जौ, मक्का आदि में परागण होता है। जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, कौन सा परागण होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, वायु परागण होता है। एनिमोफिली होती है या विंड पॉलिनेशन होता है। वायु परागण परागण का सबसे सामान्य तरीका होता है जो घास कुल के पौधों में पाया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, इनमें सब में वायु परागण होता है।
और इन पौधों में फूल छोटे, रंगहीन और सुगंध रहित होते हैं, क्योंकि उन्हें कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए छोटे छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंध रहित होते हैं। इनमें परागकण हल्के और शुष्क होते हैं, जो हवा में आसानी से उड़ सकें। और जो वर्तिकाग्र होता है, इनका प्रायः बड़ा, पंखदार और चिपचिपा होता है, ताकि हवा में उड़ते हुए परागकणों को आसानी से फंसा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नली का क्या कार्य है? परागण में सहायता करना, वर्तिकाग्र की सुरक्षा करना, नर युग्मक का वाहक करना, और ये सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, नर युग्मक वाहक। बता दें कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह अंकुरित होकर एक पतली नली बनाता है, जिसे पराग नली या पॉलन ट्यूब कहते हैं। और इस पराग नली का मुख्य और एकमात्र कार्य नर युग्मक को अंडाशय के भीतर स्थित बीजांड तक पहुंचाना है, जहां निषेचन की प्रक्रिया होती है। और यह नली वर्तिका से होती हुई बीजांड के अंदर तक प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वंश चलाने में सहायक है। परपरागण, स्वपरागण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वंश चलाने में सहायक कौन सा होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, स्वपरागण। बता दें कि बाहरी परागकण इसमें शामिल नहीं होते हैं स्वपरागण में, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में शुद्धता बनी रहती है। और इसका उपयोग कृषि में शुद्ध वंश क्रम को बनाए रखने और विकसित करने के लिए किया जाता है, इसलिए शुद्ध वंश चलाने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण के लिए आवश्यक है। स्वपरागण के लिए आवश्यक क्या होगा? द्विलिंगता, समकालपक्वता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, ए और बी दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विलिंगता क्या है। तो फूल में नर और मादा दोनों अंग एक ही साथ मौजूद होने चाहिए, उसे ही द्विलिंगता कहा जाता है। यदि फूल एकलिंगी होगा तो स्वपरागण असंभव हो जाएगा। अगर समकालपक्वता की बात करें तो फूल के नर अंग और मादा अंग को एक ही समय पर परिपक्व होना चाहिए। यदि परागकण पहले परिपक्व हो जाएं या वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा और परपरागण को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए समकालपक्वता कहा गया है, यानी नर और मादा दोनों साथ साथ परिपक्व हों तो उसे समकालपक्वता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में आधार कोशिका बनाती है। क्या बनाएगी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, निलंबक। निलंबक बनाती है, निलंबक। आपको बता दें कि आधार कोशिका बार बार विभाजित होकर एक धागे जैसी संरचना बनाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। यह सस्पेंसर कहा जाता है और निलंबक का मुख्य कार्य विकसित हो रहे भ्रूण को बीजांड की पोषक कोशिकाओं में धकेलना और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र कहलाता है। द cotyledonous of monocot embryo is called। क्या कहलाएगा? आंसर सही होगा इसमें से पहला, स्क्यूटेलम कहलाता है। एक बीजपत्री जैसे घास कुल भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है।
इस एकल बीजपत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए स्क्यूटेलम क्या है, तो आप बताइए कि यह ढाल के आकार की संरचना होती है। ढाल के आकार की संरचना जो भ्रूणीय अक्ष के एक पार्श्व पर स्थित होती है, और इसका मुख्य कार्य बीज के अंकुरण के दौरान एंडोस्पर्म से पोषक तत्वों को अवशोषित करके भ्रूण को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंग जनन की खोज की। असंग जनन की खोज किसने की थी? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। असंग जनन की खोज खुराना, माहेश्वरी, विंकलर, पाश्चर किसने की थी? आंसर से होगा इसमें से सी, विंकलर ने की थी। असंग जनन या एपोमिक्सिस वाज डिस्कवर्ड बाय विंकलर। बता दें कि असंग जनन या एपोमिक्सिस लैंगिक प्रजनन का प्रतिस्थापन है, जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण या बीज का निर्माण होता है। यह अलैंगिक प्रजनन की विधि है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करती है। जर्मन वनस्पति शास्त्री हंस विंकलर ने सन 1908 में इस घटना को पहली बार पहचाना और इसके लिए असंग जनन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में बहुभ्रूणता देखी किसने देखी थी? विंकलर ने, लेवेनहॉक ने, माहेश्वरी ने, खुराना ने। संतरे में बहुभ्रूणता किसने देखी थी? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका ऑप्शन सही होगा बी, ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। आपको बता दें कि बहुभ्रूणता वह घटना है या पॉलीएम्ब्रियानी वह घटना है जिसमें एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने वर्ष 19 आपको बता दें कि डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने वर्ष 1719 में सबसे पहले संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता की घटना का वर्णन किया था। तो आशा है आपको भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी पर सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।